हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विस्तास पूरा वन शॉट एक बारी में। चैप्टर्स कौन से कवर करने वाले हैं? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये एक रिवीजन वन शॉट है और इसीलिए मैंने आपको पूरे चैप्टर्स इसमें नहीं दिए हैं। रादर मैंने इसमें इंस्टेंसेस पिक किए हैं आपके चैप्टर से और वो इंस्टेंसेस को मैंने इसमें कवर किया है सो दैट आपका कुछ इंपॉर्टेंट भी मिस नहीं होगा और प्रॉपर चैप्टर्स भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रिवाइज योर फुल बुक विस्तास इन जस्ट वन गो। कोशिश करेंगे 1.5 आवर में इसको खत्म कर दें। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, इसके जो कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? Charlie, a 31-year-old man and the protagonist of the story. He is an ordinary resident of New York who discovers the mysterious third level. So ये एक mysterious third level को discover करता है जो कहाँ पे है? Grand Central में स्टेशन पे है। Charlie is nostalgic and yearns for the simpler, peaceful times of the past. Right? Next आते हैं Louisa. She is the Charlie's wife who is practical and concerned about her husband's fascination with the third level. Next, Sam, Charlie's psychiatrist friend who dismisses Charlie's experience as a mere hallucination caused by the escapism. इसके फ्रेंड सैम को लगता है ये एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है और इनको लगता है कि ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, यानी कि आपकी खुद की दिमाग की बनाई हुई कहानी है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सबसे फर्स्ट इंस्टेंस क्या आता है? Discovery of the third level and a journey through Grand Central Station. Now, Charlie narrates his unique experience of finding the third level at Grand Central Station. He discovers how one evening while returning from work, जब वो वहां से अपने काम से लौट रहा था तो एक शाम को he took a wrong turn at the station और वहां से उसे एक अनफेमिलियर कॉरिडोर दिखाई दिया। वो हमेशा जाता था, ये रास्ता उसे कभी नहीं मिला, लेकिन आज क्या था? So the corridor led him to the third level, which seemed completely different from the bustling modern station. ये जो इसने टर्न लिया था, ये जो सेंट्रल स्टेशन पे एक नया कॉरिडोर था, नया नहीं था बट आज उसके लिए नया था, तो वो बिल्कुल इतना भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आज वहां पे कुछ भी नहीं था। The setting appeared to be from the late 19th century. ऐसा लग रहा था कि ये जो एरिया है ये पुराने जमाने का है, लेट 19th सेंचुरी का, विद डिम गैस लाइट्स, ओल्ड फैशन स्पिटून्स जो वहां पे लोगों ने पहने हुए थे कपड़े, वहां पे जो डेकोरेशन थी, जो इसी तरीके से सामान लेट था, एंड पीपल ड्रेस इन 1890s अटायर। राइट, तो लोगों ने इतने पुराने जमाने के कपड़े वगैरह पहने हुए थे। द थर्ड लेवल, अ पोर्टल ऑफ द पास्ट. Now Charlie observes that the third level is like a time portal to 1894. ऐसा लग रहा था कि ये कोई पुराने टाइम में ट्रैवल कर गया है, टाइम ट्रैवल जैसे होता है। The tickets, newspaper and even the architecture belong to that era. ये तीनों चीजें जो थी ये पुराने जमाने की थी। क्या? जो टिकट्स वहां पे मिल रहे थे, जो न्यूज़पेपर्स थे और जो आर्किटेक्चर वहां पे हुआ था स्टेशन पे। He sees it as an escape from the stresses of his modern life. ऐसा लगता है जैसे जो मॉडर्न लाइफ के हमारे इतने स्ट्रेस है ना, उन स्ट्रेस से दूर जाने के लिए ये एक उसने अपनी एक कहानी उसके दिमाग में बन गई। And is thrilled by the possibility of traveling back in time to a simpler and happier period. तो उसको लगता है कि इस स्ट्रेस से भागने का दौर ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि पहले लोग कितने पीसफुली रहा करते थे। तो व्हाट इफ वी आल्सो टाइम ट्रैवल टू द पास्ट और अपने प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को हम रिलीव आउट कर दें। Now Charlie decides to purchase tickets to Galesburg, Illinois, where he hopes to relive the idyllic life of the past. उसने सोचा कि अब कुछ पैसे वहां से खर्च करके टिकट्स परचेज करता हूँ इलिनॉइस की, एंड वहां से मैं एक आइडियल सिचुएशन जो होती है वैसे जीऊंगा पास्ट में जाके। However, when he tries to buy tickets, he is informed that modern currency is not valid there. तो उन्होंने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे उस पुराने टाइम की जो करेंसी थी वही एक्सेप्टेबल थी।
नाउ शार्ले's obsession with the third level, लेकिन इसने इसको छोड़ा नहीं, उसके अंदर एक ऑब्सेशन हो गया था. द साइकेट्रिस्ट, उसकी जो डायग्नोसिस थी, सैम, ठीक है. सो शार्ले shares his experience with his psychiatrist friend Sam. Now Sam explains that Charlie's discovery of the third level is a result of his desire to escape from the pressures and anxieties of the modern world. Sam ने समझाया कि ये तुम्हारे जो modern world के anxiety है, stress है, इससे दूर भागने का तुमने ये एक तुम्हारा तरीका है ये. According to Sam, it is a hallucination born out of escapism. इस situation से भागने का ये एक नया तरीका है, hallucination. Charlie, however, remained convinced of the existence of the third level. He searches for old currency and frequently visits Grand Central Station, hoping to find the corridor again. उसको लग रहा था कि मैं दोबारा वहां जाऊंगा और शायद क्या पता मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को फिर से देख पाऊं. The role of nostalgia. Charlie reflects on his longing for the past. He believes that life in 1894 was simpler, slower and more peaceful. आजकल इतना स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी लेवल्स हो गए, लेकिन उस टाइम पे 1894 के टाइम पे लाइफ उतनी सिंपल थी. Now this nostalgia drives his fascination with the third level. अब तो उसकी fascination और बढ़ जाती है थर्ड लेवल पे पहुंचने की, and his determination to escape the chaos of the present. और आज के इस chaotic life से, stress, anxieties की वाली life से दूर भागने का उसको और ज्यादा उसकी तड़प हो जाती है. Now Lucia, his wife, is worried about Charlie's obsession. उसकी वाइफ को तो बहुत चिंता हो जाती है कि क्यों ये इस तरीके से इतना ज्यादा obsessed हो गया है थर्ड लेवल पे जाने के लिए, and urges him to let go of his search. कहती है भूल जाओ इसको, इसके पीछे मत पड़ो. Right now, Charlie discovers an old letter in his stamp collection. The letter is addressed to him and is signed by his friend Sam. उसके Sam ने उसको वो letter लिखा हुआ था, sign किया हुआ था. क्या था? In the letter, Sam explains that he has found the third level and is now living in 1894 Galesburg. तो उसने वो letter तब लिखा था और उसमें लिखा था कि वो अब वहां रह रहा है गेल्सबर्ग में 1894 में. Sam describes the charm and tranquility of life in 1894 कि क्या मजेदार लाइफ है, कितनी पीसफुल है, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है. सैम सब एक्सप्लेन करता है एंड एनकरेजेस शार्ले टू जॉइन हिम कि तू भी आ जा. नाउ दिस रिविलेशन सरप्राइजेस शार्ले एज इट सजेस्ट दैट द थर्ड लेवल इज रियल. अब इससे पता चलता है कि थर्ड लेवल रियल है, कोई भी इमेजिनेशन का पार्ट नहीं है. ठीक है. सो वो फिर लास्ट में उसके जो लेटर है, द लेटर लीव्स शार्ले इन अ डिलेमा. डिलेमा मींस कंफ्यूजन में उसको वो छोड़ता है. ही बिगिंस टू वंडर वेदर द थर्ड लेवल इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट और एन एक्चुअल टाइम पोर्टल. उसको लगता है कि ये जो थर्ड लेवल है ये सिर्फ मेरे एक साइकोलॉजी हेलुसिनेशन है या सच में कोई टाइम पोर्टल की का रास्ता है, उसका कोई तरीका है. ठीक है. तो क्योंकि पहले तो सैम ने उसको खुद ही बोला था कि ये एक आपका तुम्हारा हेलुसिनेशन है, अब सैम की तरफ से लेटर आता है तो ये लगता है कि सैम भी कहीं उसी हेलुसिनेशन का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि सैम भी तो इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हिज लाइफ. वी ऑल आर अंडरगोइंग दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स. ठीक है. So now Charlie's discovery of the letter blurs the line between the reality and fantasy. जब तक ये लेटर नहीं था तब तक सही था, लेकिन लेटर आते ही अब कंफ्यूजन हम रीडर्स के लिए भी बन जाता है कि ये थर्ड लेवल एक हेलुसिनेशन है, जस्ट एक मैं फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है या सच में टाइम ट्रेवल पोर्टल है. ठीक है. रीइंफोर्सिंग द स्टोरीज थीम ऑफ एस्केपिज्म. और ये सिर्फ क्या थीम है इसकी, बार बार आपको बता रही है कि हमारी लाइफ में पीस खत्म हो गया है, स्ट्रेसफुल हो गया है, एंजाइटी लेवल्स हाई हो गए और इनसे भागने का क्या लोग बाग आजकल तरीका बना रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है. तो कोई एस्केपिज्म पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ठीक है. तो कोई आपको जो आप करने के लिए आए हैं, यू हैव टू स्टडी मीन्स यू हैव टू स्टडी. यू कैन नॉट गेट एनी एस्केपिज्म रूट फॉर दिस. ठीक है. सो रीइंफोर्सिंग द स्टोरीज थीम ऑफ एस्केपिज्म. Now, the story ends on an ambiguous note, leaving readers to interpret the existence of third level. ये अब readers के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या third level था या नहीं था. Through Charlie's experience, the author explores the human desire. Charlie के experience से हमें पता चलता है कि human desire कितना ज़्यादा है. इंसान की इच्छा है कि वो इस stress से दूर हो जाए, to escape from the complexities of modern life.
and retreat into the past. हम सबके मुंह पे ये रहता है यार पहले अच्छा था, ठीक है, ये नहीं करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम एडवांसमेंट के नाम पे आज यहाँ पहुंच तो रहे हैं, लेकिन बार बार उसी नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, वेयर वी रिमिनिसेस आवर ओन मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। Now, the third level symbolizes an emotional refuge, reflecting the universal longing for a simpler, less stressful time. Now, the story's open-ended conclusions keep readers intrigued and invites them to reflect on their own yearning for escapism. Readers को वो छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो situation है where you want to really escape from your stressful life, तो उसका क्या सोल्यूशन है, ये आपके पास छोड़ते हैं आपको सोचने के लिए, राइट। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट शुरू करते हैं द टाइगर किंग बाय कल्कि, और इसके कैरेक्टर्स हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिसको बहुत फेमसली बोलते हैं द टाइगर किंग, ठीक है। द सेंट्रल कैरेक्टर अ ब्रेव yet arrogant king who is determined to defy a prophecy about his death. उसको यकीन ही नहीं है, उसके बारे में बोल दिया गया है कि आपको 100 टाइगर मारेगा, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है, वो सोचता है कि मैं टाइगर्स को ही खत्म कर दूंगा यहाँ से। His life revolves around hunting the tigers to escape his foretold fate. उसका भविष्य बता दिया गया है कि आपकी डेथ तो किसी टाइगर से होगी, तो वो अपने राज्य के आसपास के सब जगह के टाइगर्स ही खत्म करने में लगा हुआ है, right? The chief astrologer, the royal astrologer who predicts that the Maharaja will die because of a tiger. तो ये chief astrologer है, तो उन्होंने ये बता दिया है, प्रेडिक्शन किया है कि आपकी जो डेथ है वो एक टाइगर की वजह से होगी, एडिंग दैट द 100 टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। और उसने बताया कि जो 100 टाइगर है वो होगा आपकी डेथ का असली कारण। द दीवान वो कौन है, जो सबसे चीफ मिनिस्टर है उनके दरबार में, एंड अ लॉयल एडवाइजर टू द महाराजा। ही ऑफन हेल्प्स द किंग इन मैनेजिंग द अफेयर्स इंक्लूडिंग फाइंडिंग द 100 टाइगर्स। ये सब दीवान साहब का काम है, 100 शेर ढूंढना, उनको सही रॉयल एडवाइसेस देना, सब कुछ, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर, a high ranking official who wishes to hunt a tiger in the king's territory. His demand creates a dilemma for the Maharaja. नेक्स्ट आते हैं द शॉपकीपर, अ कनिंग मैन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ द महाराजा's desperation to buy a wooden tiger, selling it to an exorbitant prices. बहुत हाई रेट में उसको ये वो बेचते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इंस्टेंस इज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स। The story begins with the birth of the Maharaja of the Pratibandhupuram. तो एक राजा के बच्चा पैदा होता है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। The royal astrologers predict that the child is destined to die because of a tiger. तो वो ये बताते हैं प्रेडिक्शन की ये बच्चा जो है मरेगा किससे, 100 टाइगर से। Now, as the boy grows up, he challenges this prophecy and declaring that no tiger can harm him. कि मतलब मैं खुद ही राजा हूँ, मुझे टाइगर मारेगा। He decides to hunt tigers to prove the astrologers wrong. एस्ट्रोलॉजर को wrong proof करने के लिए वो सारे टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है। The Maharaja takes the prophecy seriously and dedicates his life to killing tigers. पूरी जिंदगी लगा देता है सारे टाइगर्स को मारने में। He believes that by killing 100 tigers he can defeat fate, और वो अपनी डेथ को भी अवॉइड कर पाएगा जब 100 शेर मार ही दिए, ठीक है, टाइगर्स को। So however, the chief astrologer warns him that even after killing 99 tigers, he must be careful of the 100th one as it would be his doom. तुम्हारा यहीं से विनाश होगा, तो इसलिए 99 तो मार दिए, लेकिन अब 100th के साथ बिल्कुल केयरफुल रहना, ठीक है। The Maharaja becomes an expert marksman and begins his mission to kill 100 tiger. बिल्कुल सही जा रहा है, 100 टाइगर सामने है, शूट करने के लिए तैयार है। Now his obsession grows so intense that he neglects the state affairs. He bans tiger hunting by anyone else in the kingdom. सिर्फ मैं ही मारूंगा और कोई नहीं मार पाएगा। So वो अपने जो स्टेट के अफेयर्स है वो भी उन सबको भी वो पीछे छोड़ देता है, सिर्फ अपने ऑब्सेशन के साथ वो काम करता है, और वो क्या था कि मैं 100 टाइगर्स मारने हैं। Ensure that he can alone kill the tigers. Now this decision angers the British officers. उनको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनका तो हंटिंग सबसे फेवरेट पास टाइम वर्क है, ठीक है। स्पेशली वन हु विशेस टू हंट अ टाइगर, उसको तो टाइगर हंट करना था, लेकिन जब इनकी तरफ से मना हो गया तो उसको ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। The Maharaja cleverly avoids offending the British officer, और वो क्या करता है, by gifting him expensive diamond rings for his wife.
नाउ दिस मूव प्रिवेंट्स द ऑफिसर फ्रॉम हंटिंग इन हिज किंगडम, कि ठीक है चल तू ही कर ले, ठीक है। द महाराजा कंटिन्यूज हिज टाइगर हंट्स इन अर्नेस्ट एंड मैनेजेस टू किल 99 टाइगर्स, 99 तो वो मार देते हैं। Now, after killing 99 tigers, the Maharaja struggles to find the 100th tiger. He becomes paranoid and orders his ministers to ensure that the presence of tiger in his kingdom. सबको orders जाते हैं कि presence देखो कहाँ पे है, कोई शेर अगर दिखता है, tiger दिखता है, तो मुझे उसको मारना है. The Diwan, under pressure from the king, arranges for an old tiger to be brought to the forest. इतना प्रेशर हो जाता है 100 टाइगर का कि दीवान एक बहुत ही बुढ़ा सा ओल्ड सा टाइगर लेकर आते हैं, उसको अपनी गाड़ी में भर के लेकर आता है और उसको फिर फॉरेस्ट में निकाल के प्लांट करता है. द महाराजा शूट्स द टाइगर बिलीविंग इट टू बी हिज 100 किल. महाराजा को लगता है कि ये मेरा 100 था टाइगर और मैंने उसको शूट कर दिया है, लेकिन क्या होता है कि वो इतना ओल्ड था टाइगर कि उसकी गोली की आवाज से वो वहां बेहोश हो जाता है. सबको लगता है कि वो मर गया है, ठीक है. So the unknown to the Maharaja, the tiger he shot was not killed but fainted from the shock of the bullet. His men, afraid of his wrath, quietly kill the tiger and declare his mission successful. लोग बाग इतने डरे हुए थे, उन्हें पता था कि कितना पर्टिकुलर है राजा अपने 100 टाइगर को लेके, तो लोगों ने भी बताया नहीं, राजा ने उसको वही खड़े होकर मार दिया और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया गया. महाराजा rejoices, बड़े खुश होते हैं, thinking that he has escaped the प्रोफेसी. उनको लगता है कि वो जो डिक्लेयर हुआ था, जो प्रेडिक्शन हुई थी, मैं उसको पीछे फेल कर दिया है और मैंने 100 टाइगर्स मार दिए हैं. अब मैं अपनी डेथ को मैंने पीछे कर दिया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता है. Now the wooden tiger, उसका क्या रोल है? On his son's 3rd birthday, the Maharaja buys a wooden tiger as a gift. सिर्फ एक टॉय, एक वुडन टाइगर खरीदते हैं वो गिफ्ट में. द टाइगर इज पुअरली क्राफ्टेड और एक जो शार्प सा स्प्लिंटर है from it pricks the tigers pricks the king's hand. तो आप जैसे हम हिंदी में बोलते हैं फांस चुभ जाना, तो वो बहुत ही फिनिशिंग से नहीं बनाया हुआ था टाइगर, और उसका एक छोटा सा पीस भी नहीं कहेंगे, एक कांटा टाइप होता है, वो वुड का उसके हैंड में चुभ जाता है. द वुंड, जो जख्म होता है वो इतना इंटेंस हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है कि उसकी वजह से किंग की डेथ हो जाती है, fulfilling the prophecy but that he would die because of a tiger. और वही प्रोफेसी, वही भविष्यवाणी की गई थी कि 100 टाइगर उसको मारेगा. तो वो जो फॉरेस्ट में दीवान जो लेकर आया था, that was not 100 टाइगर. क्यों? क्योंकि that was not killed by the king, that was killed by the people there. So 100 टाइगर ये था और उसने उसको, उसकी वजह से किंग की डेथ हो गई. The story concludes with the Maharaja's tragic death, highlighting the futility of trying to defy destiny. ये highlight करता है कि आप अपने भाग्य से बढ़ के काम नहीं कर सकते. Whatever is destined in your fate has to happen there. ठीक है. Now his arrogance and obsession with avoiding the prophecy leads to his downfall. The wooden tiger, a harmless toy, becomes the symbolic 100th tiger, providing that fate is inescapable. फेट जो है इनएस्केपेबल है, आप अपने भाग्य से दूर नहीं भाग सकते हैं. Right? The story emphasizes the irony of human efforts to control destiny and mocks the blind arrogance of power. जो ये आपकी एरोगेंस है पार को लेके, वो बेकार है, वो डेस्टिनी के आगे नहीं चल सकती है. राइट. नेक्स्ट आते हैं आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ठीक है. इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है? सो फर्स्ट इज तिशानी दोषी. सॉरी. तो तिशानी दोषी कौन है? नरेटर है खुद, वो पोएट है, राइटर है, एंड शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू Antarctica as part of a student's program, and then she describes her journey and her reflections on climate change and humanity's role in nature. ये बहुत important है. वो दो किस चीज पे पॉइंट आउट कर रही है कि क्लाइमेट चेंज क्या है. ठीक है. क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमैनिटीज रोल इन नेचर. ह्यूमैनिटी का क्या रोल है, हम कितना नेचर को खराब करते जा रहे हैं. राइट. इन दो चीजों पे शी इज वर्किंग ऑन. ठीक है. जियोफ ग्रीन, द लीडर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. क्या था ये जो वो जर्नी थी? दैट वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जिसपे ये अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर गई थी. नाउ अ पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट है जियोफ ग्रीन. ही ऑर्गेनाइजेस एजुकेशनल ट्रिप्स
to Antarctica to sensitize young minds. किस बारे में? About the fragility of the ecosystems, कि कैसे ये system work करता है. Next, the students जो गए थे, group of young participants who joined the expedition to learn about Antarctica, उसके climate changes के बारे में और उन सब का जो अर्थ पे इम्पैक्ट होता है उन सब के बारे में स्टडी करने ये स्टूडेंट्स along with तिशानी दोषी वहां पहुंचे थे. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का नाम था. ठीक है, चलिए. नाउ द नरेटर embarks on an extraordinary journey to the coldest, driest and the windiest continent on earth. कौन सा है? Antarctica. The journey begins in Chennai, India, and takes her across several time zones and hemispheres before reaching the southernmost tip of the world. Now, she describes her sense of awe and wonder at being in a place so pristine and untouched by human interference. वो बिल्कुल एक awe feeling में रह जाती है. She is shocked to see and as well as happy to see कितना प्रिस्टीन, साफ सुथरा है ना, अनटच्ड बाय ह्यूमंस. वो कितनी प्यारी जगह है. वो बिल्कुल एकदम शॉक रह जाती है उस जगह को देख के. The expedition is part of the Geoff's Green's Student on Ice initiative aimed at educating young people about the importance of preserving Earth's ecosystems. Now, Geoff believes that students as future policy makers must experience the environmental crisis first hand to understand its urgency. उसकी urgency को understand करने के लिए ये वहाँ पे उसको study करने के लिए पहुँचते हैं. The narrator describes Antarctica as a vast, surreal landscape of ice and snow with no human settlements. वहाँ पे कोई exist ही नहीं करता है humans, ठीक है, और political boundaries, ना ही वहाँ पे कोई political boundaries है. The silence and isolation of the continent emphasizes, उसी की वजह से उसकी purity है. कितनी silence है, कितना isolation है. Nobody is there. She notes the extreme climate conditions and the unique flora and fauna, including the seals, pigeons, whales, and that thrive in the harsh environment. वहाँ पे ये सब अभी भी रहते हैं, right? Now, Antarctica serves as a window to Earth's past. Now, millions of ये Earth का अगर past हमें देखना है, so हमें Antarctica को study करना पड़ेगा, right? Now, millions of years ago, it was part of the supercontinent Gondwana. उसका part था, ये एक supercontinent था. Now, fossil evidence reveals that it once had a warm climate and diverse vegetation. Fossils बताते हैं, fossils अगर आपको पता हो imprints होते हैं जो पत्थरों पे होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं दब के बहुत सालों के बाद अगर आप उसको निकालें तो उसे जब आप स्टडी करते हैं तो पास्ट बहुत सालों, हजारों सालों पहले की स्टडीज आपको पता चलती हैं, ठीक है. तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे पहले कभी गर्मी हुआ करती थी और बहुत खूब डाइवर्स टाइप की वेजिटेशन थी, फ्लोरा फौना भी था. The continent's history helps scientists understand the processes of evaluation, का कैसे evolution हुआ, कैसे चीजें का सबका birth हुआ है, निकली है, climate change के बारे में पता चलता है, plus the continental drift, किस तरीके से ये जो land masses है ये drift हुए, खिसके और अलग अलग continents बने. Right? Now, Antarctica plays a crucial role in regulating Earth's climate. Its ice sheets and glaciers reflect the sun's radiation, stabilizing the global temperatures. The narrator observes that melting glaciers and rising sea levels are visible evidence of global warming, making Antarctica a critical place for studying the climate change. इतना easy नहीं रहा है Antarctica पे अब climate change के बारे में पढ़ना. Right? The narrator realizes the interconnectedness of life on Earth. She reflects on how small changes in one part of the planet can have ripple effects across the globe. कि किस तरीके से एक जगह रहने का जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसका असर दूसरे पार्ट्स ऑफ द अर्थ पे भी बराबर पड़ सकता है. The pristine environment of Antarctica contrasts starkly with the polluted and crowded world humans
inhabit underscoring the need of sustainable living. हम कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हम सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करें. सस्टेनेबल लिविंग क्या है? जिससे कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो ओवर यूटिलाइज ना हो या अंडर यूटिलाइज ना हो, ठीक है, और हम उनको अपनी आने वाली जनरेशन्स तक के लिए प्रिजर्व करके रख पाए, खत्म ना कर दें, ठीक है ना. जियोफ ग्रीन्स फिलोसफी वो क्या है? जियोफ ग्रीन बिलीव्स दैट यंग माइंड्स आर द मोस्ट इम्प्रेशनेबल. सबसे ज्यादा जो यंग माइंड्स है वो सबसे ज्यादा अपने इन एक्शंस पे काम कर सकते हैं. बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू एंटार्क्टिका's fragile environment, he hopes to inspire them to take responsibility for protecting the planet. उनको अगर हम ये सब दिखाएंगे तो शायद they are the best person to take the initiative कि वो इस अर्थ को संभाल के रख पाए. Right now the narrator appreciates the transformative impact of the journey which changes her perspective on humanity's role. जो राइटर है वो बहुत थैंकफुल है इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि उनके अंदर उन्होंने ये जर्नी को जर्नी में पार्टिसिपेट किया और उनका जो पर्सपेक्टिव है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन रोल के लिए इन प्रिजर्विंग नेचर, वो क्लियर हो पाया कि हमारे हाथ में कितना है कि हम इस जगह को, इस अर्थ को बचा के रख सकते हैं, ठीक है. Antarctica is unique in its lack of human habitation and political divisions. तो अंटार्कटिका यूनिक है क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल डिविजन्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है. It stands as a reminder of the Earth's natural beauty. ये हमें रिमाइंड कराता है कि अर्थ की क्या नेचुरल ब्यूटी थी, and the importance of keeping certain places free from exploitation. और कितना जरूरी है कि हम कुछ जगहों को तो एक्सप्लॉयटेशन से दूर रख पाएं. Now the narrator emphasizes the role of Antarctica in maintaining the ecological balance and its significance as a symbol of hope for the planet's future. हमारे planet के future के लिए इस balance को बनाना बहुत जरूरी है. The story ends with the narrator reflecting on the fragility of Earth and the urgency of addressing these climate changes. कितना urgent हो गया है इन climate changes को study करना और उन पर act करना. The journey to Antarctica teaches her the importance of living in harmony with nature and preserving the planet for future generations. Now, the experience leaves her with a sense of responsibility and a renewed commitment to protecting the environment. ठीक है, so ये था आपका एक environment को लेके Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. ठीक है, अब आते हैं The Enemy, बॉल बुक ने लिखी है. इसमें कैरेक्टर्स कौन है? डॉक्टर सदाओ होकी, अ स्किल्ड जापानीज सर्जन एंड अ साइंटिस्ट, टॉर्न बिटवीन हिज प्रोफेशनल एथिक्स. तो ये दो चीजों के बीच में फंस जाते हैं. क्या है? एक तो इनके है प्रोफेशनल एथिक्स, जो बीइंग अ डॉक्टर इनको हर ह्यूमंस की जान बचानी है, हर ह्यूमन की, तो वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स प्लस जो कंट्री के लिए उनकी ड्यूटी है कि आप अगर हमारी कंट्री का कोई एनिमी है उसको एंटरटेन नहीं करेंगे. तो इन दो चीजों के बीच में वो फंस जाते हैं. ठीक है, नाउ ही फेसेस अ मॉरल डिलेमा. डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन. तो ये उनको एक मॉरलिटी के ऊपर बीच में कंफ्यूजन है. उनके मॉरल्स क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बीच में कंफ्यूजन हो रहा है. when he saves the life of that American Pope, a prisoner of war soldier considered an enemy during the World War II. तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के चलते हमारा एनिमी तो है, जापानीज का एनिमी है बिकॉज वो अमेरिकन है. ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन आल्सो, एंड मी बीइंग अ डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको ट्रीट करूं. सो हो गए ना दोनों के बीच में कंफ्यूजन. मैं एक डॉक्टर हूं तो प्रोफेशनल एथिक्स है मेरे, लेकिन मैं एक जापानीज रेजिडेंट हूं तो मेरी कंट्री, मेरी पेट्रियोटिज्म को भी वो नहीं होना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, तो मेरी एक पेट्रियोटिक ड्यूटी भी है. अब मैं क्या करूं? ठीक है, डॉक्टर हाना कौन है? डॉक्टर सदाओ की लॉयल एंड कंपैशनेट वाइफ है. शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड एंड इन हिज डिफिकल्ट डिसीजन टू ट्रीट द वुंडेड एनिमी सोल्जर डिस्पाइट द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड. नाउ टॉम कौन है? एक अमेरिकन सोल्जर है. अ यंग वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज अश्योर. वो बह के आ जाते हैं पानी में. कहाँ? डॉक्टर सदाओ के घर के पास.
Now his presence puts Sadao and his family in a dangerous position during the war. वॉर के बीच में इनके पास एक ये डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, ना तो ये उसको ट्रीट कर सकते हैं, ना उसको अपने घर रख सकते हैं, और मॉरल एथिक्स, एक डॉक्टर की एथिक्स के चलते उसको ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते हैं, राइट। सर्वेंट्स का क्या रोल है? The household staff who are loyal to Japan and oppose Dr. Sadao's decision to harbor and treat the enemy soldier. They represent the nationalistic sentiments of the time. ये सारे सर्वेंट्स उसको अपोज करते हैं कि इसको हम घर में रख के ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ये सब क्या शो करता है? उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स शो करता है, देयर पेट्रियोटिज्म, अपने देश के प्रति उनका जो सेंटिमेंट्स है वो शो करता है। नेक्स्ट, जनरल, ये कौन है? द हाई रैंकिंग जापानीज मिलिट्री ऑफिसर है ये, एंड वन ऑफ डॉक्टर सडाओ's पेशेंट्स, जिसकी वजह से डॉक्टर सडाओ वॉर पे आगे नहीं जा पाए थे, क्योंकि उन्हें इनकी देखभाल के लिए रख दिया गया था। He promises to send assassins, कि मैं उसको भेज के, assassins को भेज के उसको मरवा दूंगा और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, to deal with the American soldier, but fails to act promptly due to his own selfish concerns. अपने selfish concerns की वजह से वो assassins भी नहीं भेज पाते हैं। The discovery on the shore, Dr. Sadao and Hana discover a wounded man on the beach near their home. वो देखते हैं कि एक wounded इंसान जो है उनके बीच पे, उनके घर के पास आके बह के आता है। They realize कि वो एक American prisoner of war है और एक उनके देश का enemy है। Despite knowing the risks of harboring the enemy, Sadao's sense of duty as a doctor compels him to save this man's life. राइट, वो जानते हैं कि रिस्क क्या है, फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग वो उसकी जान बचाना चाहते हैं। हाना इज हेजिटेंट बट सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स डिसीजन टू ट्रीट द सोल्जर। द कपल स्ट्रगल्स विद द फियर ऑफ बीइंग ब्रांडेड एज ट्रेटर्स ऑफ हेल्पिंग एन एनिमी ड्यूरिंग द वॉर टाइम। The servants, staunchly loyal to Japan, disapprove of their actions and eventually leave the household in protest. Servants भी protest में वहाँ से छोड़ के, घर को काम को छोड़ के चले जाते हैं। डॉक्टर सडाओ ऑपरेट्स ऑन द सोल्जर टू रिमूव अ बुलेट, उसकी सर्जरी करते हैं और उसकी जान को बचाते हैं, और ये प्रोसीजर बहुत रिस्की था और हाना ने भी उनको पूरी हेल्प की थी, जबकि वो पूरी डरी हुई थी और उसको इन सब चीज़ों की काफ़ी ईज भी नहीं था। तब भी सोल्जर की जो कंडीशन है वो ठीक होती रहती है, थोड़ा इम्प्रूव होती है, एंड दे ग्रेजुअली डेवलप अ ट्रस्ट ऑफ अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड द कपल। Right? The servants believe the couple's actions are unpatriotic and dangerous. और वो वहाँ पे काम करने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और सब कुछ हाना को अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। Their departure underscores the tension between the national loyalty and personal ethics. उन servants का जाना और भी ज़्यादा risky हो जाता है कि कहीं वो बाहर जाके सबको बता ना दें। Now, Dr. Sadao informs the general about the soldier's presence. The general, preoccupied with his health, promises to send assassins to kill the soldier, but वो follow up नहीं कर पाते हैं, और Sadao भी remains conflicted, torn between दोनों problems के बीच में कि अपने moral ethics पे जाएं या जो है एज अ ड्यूटी उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की जान बचाएं। ठीक है, दोनों में वो डिलेमा में रह जाते हैं। As the soldier recovers, Sadao and Hana, they face increasing pressure to resolve the situation. Sadao realizes he cannot bring himself to kill the man despite the risk. Now the couple provides the soldier with food, clothing, और उसको एक बोट में भेजते हैं, उसकी हेल्प करते हैं उसको वहां से निकलने में। डॉक्टर सडाओ इंस्ट्रक्ट्स हिम कि कैसे एक नियर बाय आइलैंड पे पहुंचना है जहां से उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। Soldier expresses his gratitude towards Hana and Dr. Sadao before leaving, or his escape is a risky but necessary solution to the moral and political dilemma. Now Sadao remains anxious about the consequences of his actions but feels relieved that the soldier is no longer in their house. उनको लगता है कि चलो अब सोल्जर हमारे घर में नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। Sadao reflects on his actions and the choices he made. He feels a mix of guilt for aiding an enemy and relief for staying true to his duty as a doctor.
उनको खुशी होती है कि उन्होंने उस इनकी इंसान की जान भी बचा दी है और एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी भी निभाई है और वो पेट्रियोटिज्म में भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. He realizes that his decision was not driven by patriotism or rebellion but by his innate sense of humanity. सिर्फ उनका जो डिसीजन था वो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी था. Right? The story highlights the moral dilemmas faced during war and the universal values of compassion and humanity. Dr. Sadau's actions show that ethical responsibilities often transcend national boundaries, emphasizing the importance of empathy and courage in difficult situations. Let's come on to the next chapter, that is On the Face of It by Suzanne Hill. Right? Characters, Mr. Lamb इसमें एक elderly man है with a prosthetic leg who lives alone in a large house with a garden. ठीक है, एक बड़े से घर में रहते हैं जिसमें गार्डन भी है और उनकी एक tin leg है. He is optimistic, kind, and has a positive outlook on life despite his physical disability. Derry, a young boy with a burned face caused by acid, वो एक self-conscious, withdrawn, and he has a pessimistic view of life due to, तो pessimistic view of life उसका है, वो self-conscious है, pessimistic view है, और यहाँ पे जो Mr. Lamb है वो optimistic है, kind है और उनका positive attitude है life की तरफ. Right? Derry's mother, she is a protective of, she's very protective of Derry and wary of strangers. Her overprotectiveness reflects her concern for her son's well-being. वो दिखाता है कि वो अपने बेटे को लेके कितनी overprotective है. Now Derry trespasses into Mr. Lamb's garden, assuming it is abandoned. वो गलती से वहाँ पे आ जाता है, उसको गार्डन में आ जाता है, उसको लगता है कि ये खाली पड़ा है और किसी का नहीं है. अब मिस्टर सरप्राइज वहाँ पे वार्मली उसको वेलकम करते हैं और उसके साथ बातचीत शुरू कर देते हैं. डेरी शुरुआत में काफी डिफेंसिव है, अपॉलोजेटिक है, ओ सॉरी मैं गलती से आ गया ऐसे करके, लेकिन मिस्टर लैम्ब बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन उसके साथ शुरू कर देते हैं. डेरी को अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उसके जो फेस पे स्कार्स है उसकी वजह से वो लोगों से बात नहीं करता है और अवॉइड करता है, लेकिन वो बिलीव करता है कि अपीयरेंसेस डिफाइंस हिम, कि जैसा मैं दिखता हूँ मैं मुझे वो डिफाइन करता है. ठीक है, एंड दैट नो वन कैन ट्रूली लव और एक्सेप्ट हिम, और इसी वजह से मेरे से को कोई प्यार नहीं करेगा और मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन मिस्टर लैम्ब चैलेंज करते हैं डेरी के नेगेटिव आउटलुक को और उसको एनकरेज करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंसेस से बाहर निकल के देखो और इनर क्वालिटीज पे ज्यादा फोकस करो. Mr. Lamb shares his perspective on life, emphasizing that everyone has imperfections. सबके पास imperfections होती हैं and it's our attitude that shapes our experiences. और ये हमारा attitude ही है जो हमारे experiences को बनाता है. अगर मैं आज डरी भी रहूंगी तो मेरे को लोग बाहर से और मेरे को harsh statements पास करेंगे, मुझे डराएंगे. Whereas even if I have scars on my face and I'm not scared, मैं अपने inner qualities के ऊपर play करती हूँ, तो मेरे को कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं और मेरे साथ कोई गलत बिहेव नहीं करेगा. एंड दैट इज व्हाई आई विल हैव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस. राइट, सो ही टॉक्स अबाउट हिज ओन डिसेबिलिटी कि देखो मेरे पास भी एक टिन लेग है, यू नो आर्टिफिशियल लेग है, एंड हाउ ही रिफ्यूजेस टू लेट इट डिफाइन और लिमिट हिम. Instead, he finds joy in simple things like tending his garden and interacting with people. कि देखो मुझे तो ये सब चीजें पसंद हैं. Mr. Lamb encourages Derry to interact with the world instead of isolating himself. He explains that being open and accepting can bring happiness, even if others don't always reciprocate. आगे से बढ़ के लोग आपको happiness नहीं दे रहे, but फिर भी आपने नहीं रुकना है. His garden serves as a metaphor. उसका garden क्या metaphor है? It is as good as showing the life's beauty and diversity. और वही वो coexistence और growth का lesson हमें impart करता है. Right? Now, inspired by Mr. Lamb's words, Derry begins to reconsider his outlook on life. He expresses कि उसको भी अब लाइफ पूरी अच्छे से जीनी है और उसको अपने स्कार्स पे, अपने जो दाग धब्बे हैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है. और आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेरी फील्स अंडरस्टूड एंड मोटिवेटेड टू चेंज. He starts to see hope and purpose in life, and all thanks to Mr. Lamb's wisdom.
नाउ व्हेन डेरी टेल्स ऑल दिस टू हिज मदर, तो उसकी मदर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, कहती है नहीं उससे नहीं मिलना है, उसकी बातें नहीं सुननी है और तुम उसको मिलने नहीं जाओगे। लेकिन डेरी नहीं रुकता है क्योंकि उसको पहली बार आज उसकी बातें समझ में आई है मिस्टर लैम की, एंड ही सेज कि मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा क्योंकि उनकी बातों ने उसके दिमाग पे एक इम्पैक्ट डाला है। और जब डेरी डिसाइड करता है कि वो मिस्टर लैम से मिलने जाएंगे, तो वो वहां पे जब गार्डन में जाके वहां पहुंचता है तो देखते हैं कि मिस्टर लैम सीढ़ियों पे एक लैडर पे चढ़ रहे थे एप्पल्स को प्लक करने के लिए, एंड ही फेल डाउन देयर, राइट। अब ये जो ट्रेजेडी है ये रीइंफोर्स करती है, दिखाती है कि फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ क्या है, कि लाइफ कितनी कीमती है। कभी भी लाइफ खत्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, बट ऑल्सो लीव्स डेरी विद अ पावरफुल मैसेज अबाउट लिविंग मीनिंगफुली। और इसीलिए हमें हमेशा एक एक पल अपना, एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है एंड लिव इट फुली एंड मीनिंगफुली और करेजियसली जीना है, ठीक है। डर के या आपके आउटलुक के ऊपर, आपके फिजिकल अपीयरेंसेस के ऊपर ध्यान देके नहीं जीना है। The story emphasizes the need for understanding and empathy. Mr. Lamb's acceptance of Derry helps the boy find hope and self-worth. Now both characters demonstrate कि कैसे physical imperfections होने के बाद भी, emotional wounds होने के बाद भी वो overcome करते हैं through resilience and a positive attitude. Now Mr. Lamb's sudden death वो क्या हाईलाइट करता है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, कि हमें अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को कितनी पॉजिटिवली और फुल्ली जीना है, ये दिखाता है। The story concludes with Derry's transformation into a more confident and optimistic individual. Mr. Lamb's influence leaves a lasting impact, teaching Derry and readers that life is all about embracing imperfections, finding joy in simple things, and living without fear or regret. नेक्स्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, आपके इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर बाय जिटकला सॉ, राइट। इसमें हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है जिटकला सॉ खुद, और वो है अ यंग नेटिव अमेरिकन गर्ल एंड द नरेटर। शी इज टेकन टू अ मिशनरी स्कूल, वहां पे वो फेस करती है कल्चरल ऑपरेशंस और ट्रॉमा जो उनको इन सब चीजों से मिल रहा है। जुडविन उनके एक फ्रेंड है at the boarding school who warns her about the authorities plan to cut her long hair. स्कूल अथॉरिटीज क्या है, वो वहां पे व्हाइट मिशनरीज हैं जो बोर्डिंग स्कूल चला रहे हैं, एंड दे इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट एम टू इरेज। वो ये चाहते हैं कि ये जो नेशनल अमेरिकन, ये जो नेटिव अमेरिकन के जो कल्चर्स हैं उनको खत्म किया जाए, और इसीलिए वो ये रूल लगा रहे हैं कि यहाँ पे इनके जो लॉन्ग हेयर है उनको कट कर दीजिए। Now the Zitkala saw describes her first day at school as a very bewildering and alienating experience. बिल्कुल उनका experience first day अच्छा नहीं था, उनको हिला देने वाला था। Why? She feels out of place amidst the unfamiliar customs and strict routines. The imposing structure of the school and the regimented atmosphere make her feel isolated and anxious. She notices the differences कि कितना डिफरेंस है कल्चर में और तौर तरीकों में, किसके, नेटिव अमेरिकन और व्हाइट मिशनरीज के बीच में। वो देखिए जो चिल्ड्रन वहां पे उनको फोर्स किया जाता है ये जो रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो करने के लिए। द डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट, यानी कि बिल्कुल इंसानों वाला बिहेवियर नहीं है। सो द डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट बिगिंस टू वे हेवीली on Zitkala Saw, amplifying her sense of loss and displacement. Now Judwin informs Zitkala that जो अथॉरिटीज है वो प्लान कर रहे हैं उनके बालों को काटने के लिए, और ये जो हेयर है ये उनका सिंबल है डिग्निटी का, उनकी आइडेंटिटी का, किसमें, नेटिव अमेरिकन कल्चर में। और ये सुन के तो जिटकला बहुत ही डर जाती है क्योंकि ये उनका कल्चर है, और उनके कल्चर में जो भी हार जाते हैं, डिफीटेड है या जो बहुत दुख में है, तो वो अपने हेयर काटते हैं, और आज अगर इनके हेयर कट रहे हैं तो ये उनसे एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं है। डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट हर कल्चरल आइडेंटिटी, वो पक्का कर लेती है कि वो अपने बाल नहीं कटाएंगी
और अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को बचाएंगी, वो क्या करती है, अपने एक बेड के नीचे छुप जाती हैं। लेकिन वो नहीं चलता, जो मिशनरीज है जो स्कूल के, वो उनको वहां से बाहर निकाल लेते हैं और उनके जो हेयर है उनको कट कर देते हैं। नाउ शी फील्स her defiance reflects her inner strength and refusal to submit to the oppressive rules of the school. Now, despite her efforts, Zutkila is dragged out of from her hiding place. She is overpowered by the school authorities and her long hair is forcibly cut. अब इससे क्या होता है, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस ऑफ कल्चर फील होता है कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बची, वो टूटा हुआ फील करती हैं। उन्हें लगता है कि अब वो क्या करें, कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं है, उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। Now Zitkila describes her overwhelming grief and helplessness. अब वो हेल्पलेस फील कर रही है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है और बहुत दुख में भी है। She compares herself to be a broken spirit, reflecting the psychological toll of forced assimilation. Though deeply hurt, she silently vows to resist and fight अगेंस्ट सच ऑपरेशन इन द फ्यूचर। वो ये सोच लेती है अंदर ही अंदर कि अगर आगे ऐसे फ्यूचर में कोई भी ऐसा ऑपरेशन हुआ तो वो उसके खिलाफ लड़ेंगी। Right? The story highlights the oppressive practices used to erase Native American culture and impose Western norms on the indigenous children. Zitkila's defiance and her refusal to accept cultural subjugation symbolize the strength and resilience of these marginalized communities. The story reflects the emotional and psychological trauma faced by children who are forcibly removed from the cultural roots. Zitkila Saw's narrative is a powerful critique of the colonial education system and its dehumanizing impact on indigenous people. Now, the story concludes with a poignant reminder of the struggles faced by the marginalized communities in preserving their cultural diversity. कितना पेन और कितने एफर्ट्स लगते हैं इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अपने कल्चर और अपने अपने जो भी इनका कल्चर है उसको सेव करने के लिए, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज गिवन बाय बामा। बामा who is the narrative of the second part which you are human beings, ये एक young girl है from Dalit community तमिलनाडु के से, ठीक है। she is sensitive to caste discrimination and is determined to fight against it. Now Bama's brother Anachi, now he is the elder brother, a guiding figure in her life, and he explains the reality of the caste system that is prevalent there. Now discrimination and motivates her to study hard to rise above these societal prejudice. वो उसको समझाते हैं कि इसका एक ही तरीका है, ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करो और अपने उस लेवल को रेज करो, ठीक है। Upper caste landlords, a figure representing the caste discrimination in the story, his actions symbolize the deep-rooted prejudices against the Dalit community. इंसिडेंस क्या होता है, एक बार बामा देखती है कि एक लेडी जो है उनकी कम्युनिटी की, वो कुछ खाने का सामान है वो एक ले जा रही है एंड शी इज नॉट एबल टू टच दैट, ब्रादर वो क्या करती है, एक स्ट्रिंग से उसको सिर्फ ले जा रही है। तो ऐसा क्योंकि होता है कि अगर वो उसको टच कर देंगी तो उसको वो पॉल्यूट कर देंगी, ऐसा माना जाता है। तो ये देख के बामा को बड़ा अम्यूजिंग लगता है, उन्हें हंसी आती कि ये क्या बात हुई, ठीक है। सो द फूड वॉज मेंट फॉर अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स. So she initially finds the act amusing and strange, unaware of its deeper implications. जो उसके deeper implications है उससे तो वो बिल्कुल भी उन्हें पता ही नहीं है. Now Bama shares this observation with her brother, who explains that such practices stem from caste discrimination. ये सब सिर्फ एक caste discrimination की वजह से होता है. Now Anachi tells her that people from their community, उनको वो ये लोग untouchables जो है वो कंसिडर करते हैं एंड आर नॉट अलाउड, दैट इज व्हाई टू टच फूड मेंट फॉर अपर कास्ट इंडिविजुअल्स. क्यों? क्योंकि हम अनटचेबल्स हैं. Now Bama feels angry and hurt upon understanding the injustice of caste indiscrimination. She begins to notice other subtle and overt forms of prejudice around her. Her brother's advice motivates her to channel her frustration into studying hard and excelling in academics to achieve respect and break free from these societal oppressions. Now Bama realizes that education ही है जो इन सब प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल सकती है और हमें हमारी डिग्निटी अचीव करने में हेल्प कर सकती है, राइट? She becomes determined to prove her worth
and inspire others in her community to rise above to these constraints of caste. कि इन caste की constraint से बाहर निकलना है, ऊपर उठना है, तो सिर्फ education ही हमें ये कर सकती है. Now the story highlights the dehumanizing practices and prejudices faced by Dalits in Indian society. Right? The Bama's narrative reflects her awakening to the systematic injustices and her resolve to challenge them. The chapter emphasizes the transformative power of education in breaking the cycle of oppression and empowering the marginalized communities. Nabama's story is a testament to the resilience of individuals who refuse to accept this injustice and work towards the change. We too are human beings concludes with a message of hope and determination. और ये जो बामा की स्टोरी है ये इंस्पायर करती है रीडर्स को कि आप प्लीज इनको रिकॉग्नाइज कीजिए और चैलेंज कीजिए जो सोसाइटल प्रेजुडिस while advocating for equality, dignity and respect for all. Right? चलिए, सो ये थे आपके पूरा वन शॉट विस्तास बुक का. इससे पहले मैंने आपको पूरा फ्लेमिंगो बुक का भी वन शॉट प्रोवाइड कर दिया है और आपकी सारी पोएम्स के जो वन शॉट है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. वो सब वन शॉट्स जो है आपके इंस्टेंसेस में है सो दैट इट विल हेल्प यू इन द क्विक रिविजन. राइट? कोई भी और प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपको फ्लेमिंगो और जो पोएम्स का वन शॉट है उसके आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. थैंक यू.